नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम स्टॉक पर। तो गाइस, आप सभी के लिए डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बैंक लेकर आता हूं। इस सेशन में मैं आपके साथ एनटीपीसी और ग्रुप डी के जो भी गत वर्षों में प्रश्न आए हुए हैं वो मैं अपने इस सेशन में डिस्कस करता हूं। इस सेशन को आज मैं बढ़ाते हुए आपके साथ इस सेशन का पार्ट 9 डिस्कस करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो गाइस, आपको ये सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपकी कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छूट ना जाए। तो फटाफट से अपने सेशन की ओर चलते हैं और देखते गाइस आज का अपना पहला प्रश्न क्या है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गाइस, निम्नलिखित में से किसे लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है आपके पास शुक्र, दूसरा ऑप्शन है मंगल, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी, चौथा ऑप्शन है बृहस्पति। मैं इंग्लिश में जब तक आपको पढ़कर बताता हूं तब तक आप इसका उत्तर हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में दे दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज रेड प्लेनेट। पहला ऑप्शन होगा वीनस, दूसरा ऑप्शन होगा मार्स, तीसरा ऑप्शन होगा अर्थ, चौथा ऑप्शन होगा जुपिटर। फटाफट से इसका उत्तर आप हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा मंगल। अब अपन सोलर सिस्टम से रिलेटेड सारी जानकारी ले लेते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर कौन कौन से प्लेनेट आते हैं। तो जो सबसे सन के नियरेस्ट होता है, मतलब सन के सबसे पास होता है, वो होता है मरकरी। दूसरे नंबर पर आता है वीनस, तीसरे नंबर पर आता है अर्थ, चौथे नंबर पर आता है मार्स, पांचवें नंबर पर आता है जुपिटर, जो अपना सोलर सिस्टम है उसका सबसे लार्जेस्ट प्लेनेट होता है जुपिटर। सैटर्न आता है, फिर आता है यूरेनस, फिर आता है नेपच्यून। तो इस प्रकार से अपने सोलर सिस्टम के अंदर सारे प्लेनेट हैं। भाई मैं आपसे बताऊं, जो सबसे दूरी पर प्लेनेट है सन से वो है नेपच्यून। ये क्वेश्चन आपके एग्जामों में आता है। भाई मैं आपसे एक बात और शेयर कर लेता हूँ, इवनिंग स्टार किसे बोलते हैं। तो इवनिंग स्टार वीनस को बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि इवनिंग स्टार किसे बोलते हैं, तो वीनस को बोलते हैं। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कलिंगा पुरस्कार डैश के लिए दिया जाता है। कलिंगा अवार्ड इज गिवन फॉर। पहला ऑप्शन कला, विज्ञान, साहित्य या फिर खेल। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए आप हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा विज्ञान। विज्ञान के क्षेत्र में कलिंगा अवार्ड दिया जाता है। वहीं अपन बात करें कलिंगा अवार्ड की हिस्ट्री की, तो यूनेस्को के द्वारा इसे दिया जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी 1952 के अंदर। बीजू पटनायक जो प्रेसिडेंट थे किसके, कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट इन इंडिया के अंदर, उनके द्वारा इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी। सबसे पहला अवार्ड फ्रांस के एक नागरिक थे लुई डी ब्रोगली जी, उनको मिला था। सेकंड अवार्ड जो कि 2019 के अंदर, सॉरी, जो लास्ट अवार्ड था 2019 के अंदर मिला था, वो किसको मिला है, तो वो कार्ल नाम के एक पर्सन है ऑस्ट्रेलिया के, उनको मिला। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत का सबसे अधिक जूट उत्पादन राज्य कौन सा है। आपसे पूछा जा रहा है भारत का कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा अधिक जूट का उत्पादन होता है। बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या फिर झारखंड। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको ये पढ़कर सुना देता हूँ। विच स्टेट ऑफ इंडिया प्रोड्यूस द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ जूट। बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर झारखंड। तो गाइस, जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा पश्चिम बंगाल के अंदर सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन होता है। वहीं अपन बात करें गेहूं का कौन से राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के अंदर गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वहीं अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा दाल का उत्पादन होता है, वो 35% है आई थिंक। वहीं अपन बात करेंगे गुजरात के अंदर कॉटन का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। वहीं अपन मध्य प्रदेश की फिर से बात कर लें तो मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा सोयाबीन का भी उत्पादन होता है। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न से और होनी चाहिए थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत में पहली कॉटन मिल कहाँ स्थापित की गई थी। सूरत, बॉम्बे, अहमदाबाद या फिर कोयम्बटूर। वेयर वाज द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया स्टेबलाइज्ड। आपको बताना है। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में। तब तक मैं आपको इससे रिलेटेड थोड़ी जानकारी दे देता हूँ। जो आपसे पूछा जा रहा है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ इसकी हिस्ट्री थोड़ी। जो अपनी कॉटन क्लॉथ मिल है वो 1818 के अंदर कोलकाता के अंदर स्थापित की गई थी। आपको याद रखना है कौन सी मिल, कॉटन क्लॉथ मिल। वहीं अपन बात करेंगे मॉडर्न टेक्सटाइल मिल की, जो कि 1854 के अंदर मुंबई के अंदर
स्थापित की गई थी? तो इसका राइट उत्तर होगा मुंबई। इसके अंदर द फर्स्ट इंडियन कॉटन मिल वाज ओपन इन 1854 के अंदर, जो कि कहाँ पर, बॉम्बे के अंदर। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कॉटन क्लॉथ मिल कहाँ शुरू की गई थी, कोलकाता के अंदर शुरू की गई थी 1818 में। आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नर्मदा नदी का उद्गमन अमरकंटक के डैश में होता है। आपको बताना है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या फिर छत्तीसगढ़। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। जो अमरकंटक है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है? तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। तो गाइस इसका जो राइट उत्तर होगा, मध्य प्रदेश के अंदर से इसकी शुरुआत होती है। ये अमरकंटक है जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, और फिर ये जो नदी है वो लास्ट में जाकर अरेबियन सी में गिर जाती है। आपको ये भी पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। भाई अपन से बात कर लूं थोड़ी सी भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। ये भारत के पहले फर्स्ट मिनिस्टर थे लॉ एंड जस्टिस के। तो आपको पता होना चाहिए अभी प्रेजेंटली में भारत के लॉ एंड जस्टिस के कौन है मिनिस्टर? तो वो है रविशंकर प्रसाद जी, और ये भारत के पहले थे। इनका जन्म महू डिस्ट्रिक्ट जो कि आती है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पर हुआ था। वहीं अपन नेक्स्ट की बात कर लूं तो इन्हें भारत रत्न अवार्ड भी मिला था 1990 में, 1990 के अंदर। इतनी जानकारी आपको भीमराव अंबेडकर के बारे में जरूर होनी चाहिए थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नींद के दौरान एक आदमी का रक्तचाप, ड्यूरिंग स्लीप ए मैन ब्लड प्रेशर। जब आदमी सोता है रात में तो आदमी का जो ब्लड प्रेशर होता है वो इंक्रीज होता है या फिर डिक्रीज होता है या फिर स्थिर रहता है या फिर उसमें उतार चढ़ाव होता है? आप फटाफट से इसका उत्तर दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा, घटता है, मतलब डिक्रीज होता है इंसान का ब्लड प्रेशर जब वो रात में सोता है, तब की बात की जा रही है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है भारत में निम्नलिखित में से किस झील में पानी की लवणता सबसे अधिक है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी? तो आपको बनाना है डल लेक, चिल्का लेक, बुलार लेक या फिर सांभर लेक। तो फटाफट से इसका उत्तर दीजिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस आपसे पूछा जा रहा है भारत की जो लेक है उसके अंदर सबसे ज्यादा खारा पानी कौन सी झील के अंदर होता है? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा सांबर लेक, जो कि आती है राजस्थान के अंदर। यहाँ पर बहुत ही खारा पानी होता है। इसके अंदर से आप स्क्रीन पर फोटो भी देख रहे हो, यहाँ से बहुत सारा सॉल्ट भी निकलता है। वहीं अपन से मैं आप बात कर लूं कि जो भारत की फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है वो है अपनी बुलार लेक, जो कि आती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। वहीं अपन से बात कर लूं जो फ्लोटिंग लेक है, भारत की एकमात्र फ्लोटिंग लेक है जो कि आती है मणिपुर के अंदर, तो उसे बोलते हैं लोकतक लेक। भारत की सबसे हाईएस्ट लेक मतलब सबसे ऊंचाई वाली लेक है वो है चोलम लेक, जो कि आती है सिक्किम के अंदर से। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? आरबीआई, वित्त मंत्रालय, सेबी या फिर योजना आयोग? विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट्स फिजिकल पॉलिसी? आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सेबी या फिर प्लानिंग कमीशन? तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा, वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार की जाती है, जिसे बोलेंगे वित्त मंत्रालय को इंग्लिश में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस प्रेजेंटली में निर्मला सीतारमन जी। वही मैं आपसे बात करूं जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है इसको तो बोलते हैं अपन राजकोषीय नीति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, फिजिकल पॉलिसी। वही जो एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी उसको आरबीआई के द्वारा तैयार किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए। आरबीआई की बात कर लूं तो आरबीआई का फॉर्मेशन 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुआ। प्रेजेंटली में जो उसके गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास जी हैं। आपको इतनी जानकारी आरबीआई की होनी चाहिए, जिसे बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है गाइस सिजदा की प्रथा शुरू करने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर बलबन या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ सिजदा? सिजदा एक प्रथा थी, उसकी किसके द्वारा शुरुआत की गई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर? तो आपको बताना है वो पहला सुल्तान कौन था जिसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा, बलबन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। वहीं अपन दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत जो थी 1206 से 1526 तक इसका
साम्राज्य रहा था दिल्ली सल्तनत के, उसके बाद मुगल डायनेस्टी आ गई थी। भाई मैं आपसे बता दूं सिजदा का मतलब क्या होता है। सिजदा का मतलब होता है घुटनों के बल झुककर किसी को सर के बल या फिर घुटनों के बल झुककर प्रणाम करना, ये होता है सिजदा का मतलब। तो ये प्रथा ईरान की थी, बलबन उससे प्रेरित हुए थे और इन्होंने ये अपने राज्य में लागू की थी, मतलब अपने दरबार के अंदर। तो बलबन इसका राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें पूछा जा रहा है सिविल सेवा में प्रवेश के लिए परीक्षाओं के माध्यम से खुली प्रतियोगिताओं की प्रणाली कब शुरू की गई थी। 1813, 1833 या फिर 1853 या फिर 1858। तो आपको फटाफट से इसका उत्तर देना है हमारे कमेंट बॉक्स के लाइव चैट में। आपसे पूछा जा रहा है द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जामिनेशन फॉर एंटरिंग द सिविल सर्विस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा 1853 में इसकी शुरुआत की गई थी। जो सिविल सर्वेंट थे वो एक परीक्षा के द्वारा बने जा सकते हैं। भारत के पहले जो सिविल सर्वेंट थे वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। वहीं मैं आपसे बात करूं जो एक चार्टर एक्ट आया था 1853 के अंदर, उसके ही तहत सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत की गई थी। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है वह शासक जो कृषि मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह या फिर अकबर। द रूलर हु वाज द फर्स्ट टू स्टेबलाइज ए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वाज। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर बनाई गई थी, जिसे हिंदी में बोले तो कृषि मंत्रालय की स्थापना की गई थी सबसे पहले भारत के अंदर। वहीं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है निम्नलिखित शासकों में से किसने चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा था, उसकी हत्या की गई थी। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है जो एंग्लो मैसूर युद्ध था, चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध था, वो किसके द्वारा लड़ा गया था और उसमें इसकी हत्या हो गई थी। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा टीपू सुल्तान की इसमें हत्या हो गई थी। सबसे पहला जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था वो 1767 से 1769 के अंदर हुआ था। इसमें हैदर अली के द्वारा लड़ाई की गई थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। दूसरा जो हुआ है 1780 से 84 तक हुआ था। फिर तीसरा जो हुआ 1790 से 92 के अंदर हुआ, जो लास्ट हुआ 1798 से 99 के अंदर। और जो टीपू सुल्तान जी थे इनको मार दिया गया था लास्ट जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था, किसके द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन्हें पकड़कर मार दिया था। इतनी जानकारी आपको इस प्रश्न में होनी चाहिए। भाई मैंने आपको स्क्रीन पर जो पिक्चर लगाई वहां से आप सारी जानकारी और ले सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है चूहों को मारने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जिंक फॉस्फाइड, डुरालुमिन, जिंक ऑक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। फटाफट से इसका उत्तर दीजिए। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा जिंक फॉस्फाइड का यूज किया जाता है चूहों को मारने के लिए। इसका फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो Zn3P2। मतलब इसमें 3 जिंक होते हैं और 2 फॉस्फाइड होते हैं जिसे बोलते हैं पोटेशियम। तो 2 इसके अंदर होते हैं। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ये बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही जहरीला होता है, पॉइजनस होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एनसीईआरटी का मतलब क्या है। आपसे पूछा जा रहा है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होगा। पहला ऑप्शन है नेशनल कमेटी ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, दूसरा ऑप्शन नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तीसरा ऑप्शन नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड टीचिंग, चौथा ऑप्शन नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स एंड ट्रेनिंग। तो गाइस जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा राष्ट्रीय शिक्षक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे बोले तो क्या बोला जाएगा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इंग्लिश में ये बोला जाएगा। इसकी शुरुआत भारत के अंदर 1 सितंबर 1991 के अंदर हुई थी। गाइस ये अपना लास्ट प्रश्न था आज का। अपना सेशन यहीं पर समाप्त होता है। गाइस अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिए। आपके एक लाइक से हमारा मोटिवेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। आप इस सेशन को और लोगों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन। कल फिर मिलते हैं अपन इसी टाइम पे। थैंक यू।